प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी रासुके की चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रहे कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उससे कई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वह माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री सीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रह चुका है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारों पर काम कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे भी एक मामले में सजा नहीं हो पाई। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई करने से अपने को खुद से अलग कर लिया था। उसमें पाल शूटआउट केस के बाद हाईकोर्ट में एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसे लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वे इतना शातिर है, खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक जो भी उसके रास्ते में आया उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेशपाल तक का ऐसे ही जैसे हुआ। जोगीराज में जेल में रहते हुए वे अपहरण कराकर अगवा हुए शिकारों को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई भी करता था। एक तांगे वाला का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों के खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वे कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आई कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया है। वे खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो छोटा भाई अशरफ भी यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे अशद पर उमेशपाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, तो पत्नी साइस्ता परवीन फरार चल रही है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। अब बात करते हैं माफिया अतीक के अतीत की। एक वो दौर था जब अपराधी सियासत की सतरंजी विस्तार पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वे नेताओं के लिए जान लेने व देने में कतई नहीं हिचकिचाते थे, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से ही पहले श्रेणी पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं के अपराधियों की ही सत्ता में भागीदारी बना दिया, जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने व दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते नहीं थकते थे। वे खुद जनता के मुख्तार बनने लगे। क्रिमिनल के सफेद पोशाक बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का है। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी अपराधी प्रवृत्ति के थे। वे तांगा चलाते थे। बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वे अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सके। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी। वे उस जिले के कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस के लुका छुपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुई यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट की सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई और उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई। वे माननीय विधायक बन गया। 1989 के बाद चुनाव के तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसे ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी थी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने के पहले ही उसने रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बम से मौत के घाट उतार दिया।
इसके बाद वहीं इलाहाबाद सिटी के वेस्ट सिटी से 1991, 1993, 1996 और 2002 में लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता, तीसरा चुनाव वे वहां के आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा। लेकिन सपा बसपा गठबंधन में उसने अपना समर्थन दिया, उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ। 1996 में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया, तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अपना दल से 2002 के चुनाव में वक्त वह अपने दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था और हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगहों पर प्रचार के लिए गया था। उसने अपने साथ अपने दल के 2 और उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से उसकी सपा में वापसी हुई, बल्कि वे मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई, उसे हर जगह कामयाबी मिली। 24 जनवरी साल 2005 में प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे में खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवाया था। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजूपाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमला हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर में धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा था। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीटी पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इस सीट से साल 2007 में चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना भी करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की एक ऐसी फांसी बनी जिससे वे आज तक नहीं उभर सका और उसके लिए नासूर बन चुका है और अब मिट्टी में मिलने की कगार पर पहुंच गया है। अतीक ने साल 2009 में लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रीवस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव के आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह से उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रीवस्ती को छोड़कर लोकसभा सीट के बाकी 3 चुनाव में उसकी जमानत तक जब्त हो गई। ऐसा नहीं है कि सफेद पोशाक बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों के तौबा कर लिया हो, बल्कि यह कहा जा सकता है कि उस वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादातर फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने लगा। तमाम बेनामी संपत्ति बनाई, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरे को दे दिया। देश के तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं। रियल एस्टेट के, रेलवे के स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। ठेके के कई काम वे अपने लोगों से कराता, तो साथ ही साथ तमाम ठेके कुछ कमीशन लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर देता है। रंगदारी, वसूली और गुंडा टैक्स भी उसने अरबों रुपए कमाए हैं। 1995 में लखनऊ के चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफेद पोशाक बनने का किस तरह से दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद हुई दर्ज हुए हैं। कभी महंगी गाड़ी के काफिले, तो कभी घोड़े पर सवार होकर असलहाधारियों की फौज के साथ जब वे सड़कों पर चलता था तो फिल्मों के डॉन सकीरा नजर आता था। संगठित अपराधों के अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। अतीक अहमद इंटरगेस्ट गैंग का संचालक है। उसे गैंग का नंबर IES 227 है। उसके गैंग में 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलहों का जखीरा भी है। प्रयागराज पुलिस ने उसकी हिस्ट्री सीट भी खोल रखी है। शहर के खुलदाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री सीट का नंबर 53A है। अतीक के खिलाफ अब तक करीब
250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती राज में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज्यादा वे भी मुकदमे शामिल हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्पंज कर दिया गया था। उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या अब बढ़कर 101 हो गई है, जबकि सबूतों और गवाहों के अभाव में तमाम मुकदमे में वे बरी हो चुका है। अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिल सकी है। मौजूदा समय में उसके खिलाफ 58 मुकदमे एक्टिव हैं। इसमें 50 के करीब मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि बाकी मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अतीक अहमद को माफिया, बाहुबली, डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। सख्त सरकार और जेल में रहने के बाद भी उसके जुर्म का सिक्का चलता है। वे जेल की सलाखों के पीछे भी अपनी संतलत चलाने में माहिर है। देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि वहां उसकी पिटाई कर उसका वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल किया ताकि बाहर उनके नाम की दहशत बनी रहे। इसी तरह उसने प्रयागराज के एक कारोबारी का भी अपहरण कराया, उसे जेल बुलाया और खुद उसकी पिटाई की थी। उमेश पाल शूटआउट केस में वारदात को अंजाम देने वाले एक भी शूटर ने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रखा था। अतीक के बेटे असहद भी पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। शूटआउट को फिल्मी अंदाज में बेखौफ तरीके से सिर्फ इसलिए अंजाम दिया गया था ताकि अतीक और उसके गैंग का टेरर फिर से कायम हो सके। प्रयागराज की शूटआउट यूनिवर्सिटी में गुर्गों के साथ घुसकर वहां के टीचर्स को सरेआम पिटाई किए जाने के मामले में फरवरी 2017 में वे जेल में है। लखनऊ के कारोबारी मोहित अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वे पिछले करीब 4 साल से गुजरात के अहमदाबाद जेल में है। सुप्रीम कोर्ट के बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफर किए जाने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट अतीक के साथ ही उसके परिवार वालों के मुकदमे की भी सुनवाई करते हुए तमाम चौंकाने वाली टिप्पणियां कर चुका है। कोर्ट के 10 जज तो अतीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग भी कर चुके हैं। अतीक का छोटा भाई पूर्व सपा विधायक अशरफ इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद है। जुलाई 2020 में वे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त उसके खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज थे। 2.5 सालों में जेल में रहते हुए उसने 19 और आपराधिक केस दर्ज हुए और मुकदमों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। अशरफ पर कई सालों तक 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 2 नाबालिग छोटे बेटों को छोड़कर अतीक के बाकी तीनों के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज है। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ तो दूसरे नंबर अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद है। सीबीआई द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने के बाद बड़े बेटे उमर ने लखनऊ में सरेंडर किया था। दूसरे नंबर के बेटे अली ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पिछले साल जुलाई महीने में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। तीसरा बेटा अशहद उमेश पाल शूटआउट केस में मोस्ट वांटेड है और उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। माफिया अतीक इतना शातिर दिमाग है कि वे सिस्टम को खरीद लेने और आतंक फैलाकर दबाने में यकीन रखता है। अतीक के खिलाफ तमाम बड़ी कार्यवाही करने वाले यूपी पुलिस के पूर्व आईजी रिटायर्ड आईपीएस पर लालजी शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस और दूसरे महकमों के तमाम लोगों ने भी अतीक को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया तो कभी उसने मिलने वाले उपहारों की लालच उसके इशारों पर नाचते रही है। सरकारी तंत्र यानी मिली भगत के और मेहरबानी के चलते ही उसने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है और देश विधानसभा से लेकर देश की संसद में पहुंचकर माननीय बन गया। लालजी शुक्ला के मुताबिक अपनी राह में रुकावट बनने वाले किसी भी शख्स को उसने नहीं छोड़ा है। चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक सबका एक ही अंजाम कराया। उनका कहना है कि जिन लोगों पर अतीक जैसे खतरनाक माफिया पर सिकंजा कसने की जिम्मेदारी थी वे उसका बचाव करते थे। सरकारी मशीनरी से लेकर सियासी पार्टियों ने भी उसे आज इस मकाम तक पहुंचा दिया।